अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, इसमें 2-3 तरह की एंट्रीज हैं। एक तो आपकी जस्ट आफ्टर 12th है, आप अपना जैसे 12th ख़त्म करते हैं तो एनडीए की परीक्षा होती है जो कि यूपीएससी के थ्रू होती है। वो टर्निंग पॉइंट कैसा रहा, वहाँ की ट्रेनिंग और आपकी जो बैकग्राउंड थी वो सिविलियन थी, फिर उसके बाद वहाँ जाना, वो कैसा ट्रेनिंग रहता है? वो जो नॉर्मल हम दिनचर्या से निकलते हैं वो उस दिनचर्या से बिल्कुल अलग है। करंट सिनेरियो चल रहा है, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है और इसका एंड कहाँ होगा। वॉर्स हमेशा सुप्रीमेसी के ऊपर चली है कि आई एम द सुपीरियर देन यू। अभी तो कंडीशंस बहुत 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 अच्छी हो गई हैं इन द सेंस कि कभी कभी ये होता है कि ये युद्ध लास्ट स्टेज है, ख़त्म होने वाला, फिर लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा अटैक एकाएक आ गया, फिर से ईरान के ऊपर किया, ईरान ने उसके अगेंस्ट भी किया। इसका एंड कहाँ पे जाएगा? ऑफ कोर्स अभी जो यूएस की सरकार है वो अभी इस तरह से फंस गई है कि वो ना निकल पा रही है ना कुछ आगे कर पा रही है। इंडिया में धुरंधर ने धूम मचा रखी है। जो चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाती है उसको रियलिटी से हम कैसे देखें? किसी भी वॉर में प्रोपेगेंडा इज अ वेरी बिग वेपन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऐसी विशिष्ट पर्सनालिटीज़ के साथ हम हैं जो कि प्रेजेंट में जो कमर्शियल पायलट भी हैं और देश की सेवा में भी रहे हैं, मिलिट्री में भी रहे हैं, और उनकी जो जर्नी रही है डिसिप्लिन, लीडरशिप और नेशन के लिए समर्पित रही है। हम लोग ऐसे पॉडकास्ट में जनरली यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बातें करते हैं जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहें, एविएशन के फील्ड में, मिलिट्री के फील्ड में, उनके लिए लर्निंग पॉइंट भी रहे। और हम लोग बात करेंगे सर से कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो इंडिया का जो पक्ष है वो भी बात करेंगे और इंडिया का लीडरशिप की बात करेंगे। इन सब को देखते हुए आज हमारे साथ हैं मिस्टर विनीत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज हम सर जो चीज़ें चल रही हैं इंडिया के लेवल पर उसकी तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन में आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मिलिट्री की ट्रेनिंग ली आपने देहरादून में। उसके पहले जो बचपन आपका बीता, और क्या पहले से ही आपने प्लान कर लिया था कि मिलिट्री में जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा था कि कोई ऐसी टर्निंग पॉइंट रही आपके लाइफ में जो आपकी जर्नी इंडिया की सेवा में लग गई? मैं शुरू, जैसे आपने कहा कि बचपन से शुरू करते हैं। जी सर। तो आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल चाइल्ड, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत तेज़ या फिर बहुत किसी चीज़ में अग्रणी। मैं बिल्कुल साधारण वो था बालक। लेकिन और मेरे पिताजी रहे हैं बैंक में, तो जिसके कारण हम इस देश के जगह जगह डिफरेंट लोकेशंस में जाके हम रहे। तो जब आप दूसरी जगहों पे जाकर रहने लग जाते हो तो आपका जो आउटलुक होता है वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे फैलने लगता है। तो इस तरह से के माहौल में ऊपर से हमारे समय में जब हमने उस यूथ में से निकले हैं, तब उस टाइम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। तब यही होता था, या तो आप कहीं गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह ले लो, शिक्षक वगैरह बन जाएं, ठीक है, जिसमें भी जैसे आईएएस, डिफेंस फोर्सेस, टीचिंग, बैंक्स, मतलब ये ज़्यादातर इस तरह के वो थे। जैसे इस समय है, इस तरह के बड़े सारे विकल्प हमारे पास होते नहीं थे, सीमित रहते थे। तो उसी में जब हमने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट की तो मुझे फॉरेस्ट सर्विसेज का बड़ा शौक था। अच्छा। तो मैंने उसकी प्रिपरेशंस शुरू की। हम 2 ब्रदर हैं। मैं जो एल्डर ब्रदर है वो भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। तो वो फोर्सेस में चले गए थे। जब वो फोर्सेस में चले गए थे तब मेरे भी जहन में फोर्सेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन या फिर मोटिवेशन शुरू हुआ। अच्छा। उससे पहले मेरी स्कूलिंग भी जो हुई है वो दिल्ली कैंट के गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। तो
उसमें भी जब मैं माहौल देखता था कैंट का माहौल का, तो आई यूज टू गेट मोटिवेटेड बाय दैट एंटायर एनवायरनमेंट। तो उस मोटिवेशन को रखते हुए फिर जब ग्रेजुएशन वगैरह हुई एंड अब आप बिल्कुल पूरी दुनिया में अभी सामने आ गए हैं, तो फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू की। अच्छा, तब उस प्रिपरेशन में आई क्लियर्ड माय CDS। तो हमारे यूथ को ये भी थोड़ा लर्निंग के लिए रहेगा कि इसकी प्रिपरेशन हम कौन सी करते हैं और क्वालिफाई करने के बाद फिर कैसे इसकी जर्नी होती है। अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, इसमें 2-3 तरह की एंट्रीज हैं। एक तो आपकी जस्ट आफ्टर 12th है, आप अपना जैसे 12th ख़त्म करते हैं तो NDA की परीक्षा होती है जो कि UPSC के थ्रू होती हैं, तो आप वो वाली परीक्षाएं दें तो उसके थ्रू जा सकते हैं। उसके अलावा हर एक जो डिफेंस फोर्सेस हैं जैसे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, अभी उनकी पर्सनल उनकी अपनी अपनी साइट्स हैं जिसमें उनकी उसमें भर्ती होने के डिफरेंट उन्होंने अपने अपने साइट्स बना रखे हैं जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे आपने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग के लिए एक वो निकलेगा, तो 12th के बाद भी आप जा सकते हैं, अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद भी जा सकते हैं। दैट इज़ नॉट थ्रू UPSC, वो उनकी इंडिविजुअल साइट्स के ऊपर है, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है, तो 2 एंट्रीज हो गई हैं। तो एक तो आप UPSC के थ्रू जो कि NDA से जा सकते हैं अगर आप 12th के बाद जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो आप IMA या फिर जो CDS का कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम्स देकर आप जा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है, हर एक जैसे मैंने पहले बताया, हर एक की अपनी अपनी वो हैं साइट्स हैं, आप उन साइट्स पे विजिट करिए। उन साइट्स में आएगा प्रोग्राम कि तब सिलेक्शन के लिए है, तो जिसके लिए आप उनकी इंटरव्यू के लिए आप SSB के लिए जा सकते हैं। एंड जो इसका प्रोसीजर होता है CDS वगैरह में, तो पहले आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके देन यू गो फॉर द SSB। नहीं तो जैसे ये इंजीनियरिंग वगैरह के हैं वो आपको डायरेक्ट SSB के लिए भी बुलाते हैं जी। इसके अलावा आप NCC के थ्रू भी जा सकते हैं। NCC में भी ऑप्शंस हैं, तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। जो बच्चा जिस ऑप्शंस में जिसको लगता है सूट करता है, he can go through into that। तो ये जो आपने एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद फिर फर्दर IMA में आपकी देहरादून में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। वो टर्निंग पॉइंट कैसा रहा वहाँ की ट्रेनिंग, और आपकी जो बैकग्राउंड थी वो सिविलियन थी, फिर उसके बाद वहाँ जाना, वो कैसा ट्रेनिंग रहता है वो, अगर वो उसकी बात करें तो? दरअसल मैं बचपन से ना डिसिप्लिन रहा हूँ जी, वो ठीक है, तो मतलब कि मदर फादर ने डिसिप्लिन के ऊपर काफ़ी जोर दिया है कि सुबह उठना एंड ऑल दैट। तो आई हैव बीन वेरी डिसिप्लिन्ड सिंस द अर्ली चाइल्डहुड। एंड तो वहाँ पे जाकर उस माहौल में एडजस्ट होने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ऑफ कोर्स वहाँ की ट्रेनिंग तो टफ है ही है, बिकॉज जो नॉर्मल हम दिनचर्या से निकलते हैं वो उस दिनचर्या से बिल्कुल अलग है। ठीक है, बिकॉज they have to condition you and make you fit for the any kind of eventuality। it is not कि normal war, any kind of eventuality के लिए आपको वो prepare करते हैं। तो उसके लिए आपको कठिनतम से कठिनतम, थोड़ा रिलैक्स, हर तरह की कंडीशंस में से वो आपको निकालते हैं। ठीक है, उसमें आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों तरीके से बिल्कुल फिट रखते हैं। आपको शार्प भी होना पड़ता है और इस सारे माहौल में आपको जल्द से जल्द एडजस्ट भी करना पड़ता है जी। इट इज़ अ ब्यूटीफुल। ये ट्रेनिंग हमारी, ये जो IMA की ट्रेनिंग रहती है वो कितने पीरियड के लिए रहता है? ये 1.5 ईयर्स। उसके बाद फिर ये पोस्टिंग करते हैं? उसके बाद आप कमीशन होके आप अपनी यूनिट्स में जाते हैं। अच्छा, उस यूनिट में फिर कैसा रहा आगे की जर्नी? जो डिफरेंट जगह पर आप गए होंगे और उसमें कैसे उसको देखे हम लोग, कैसे समझ सकते हैं वो जर्नी कैसी रही आपकी? नई जर्नी वैसे ही होती है कि जब भी कोई जैसे नया आदमी या फिर नया बच्चा जैसे घर में आता है तो उसको आप मोल्ड करते हो अपने उसके मुताबिक, जिससे वो आपकी ऑफ कोर्स आपकी टेक्निकलिटीज़ को तो सीखे ही सीखे, उसके अलावा आपको ग्राउंड से जुड़ना, हर इंसान से जुड़ना वो सिखाता है। फौज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक दूसरे के ऊपर यकीन, भरोसा। ठीक है,
एक दूसरे से के ऊपर एतबार। मतलब मुझे आपके ऊपर 100 नहीं 200% यकीन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बोला है कि राइट जाना है तो राइट जाना, मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो ये यकीन जो पैदा करने का जो जज्बा फौज में है और किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिले। कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको एक दूसरे के ऊपर मर मिटने की कला कह दीजिए या फिर इसको कहते हैं जज्बा कह दीजिए, ये नहीं सिखा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मिलिट्री मैन की जो ग्रेटनेस है वो यही सारी जो क्वालिटी आप बता रहे हैं, इसी के साथ सिविलियन जनरली लोग देखते हैं, समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम एज अ फैमिली मानते हैं। फौज में जब भी हम बात करते हैं तो हम एक फैमिली मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि ये दूसरा है या इधर का है। उसको हम एक जब फैमिली जब एक ही मानते हैं, जब आप मानते हैं कि जब हम फैमिली में होते तो एक दूसरे की केयर करते हैं, तो इट इज़ सिमिलरली लाइक दैट। तो सर्विस पीरियड में आप जनरली कहाँ कहाँ रहे और कैसे, उसके बारे में कोई ऐसा चीज़ें बताना चाहें, शेयर करना चाहें? देखिए सर्विस तो आई पुट इन 24 years ऑफ सर्विस, बट आप डिफरेंट प्लेथोरा ऑफ डिफरेंट तरह के उसमें से रोल्स में से निकलते हुए जाते हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एविएशन में आने का मौका मिला, तो आई कुड लर्न फ्लाइंग। तो ये मुझे बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का मौका मिला। और इसमें मुझे सियाचिन इस तरह के क्षेत्र वगैरह में उड़ाने का मौका मिला, तो जो कि अपने आप में एक थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जो आप, बिकॉज उसमें आप आदमी की और मशीन की दोनों की एक्सट्रीम्स में फ्लाई कर रहे हो। जो उनका लेट अस से कि उनका जो कर्वेचर होता है ना कि इसमें आप फंक्शन करो, उसका जो एंड बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर आप फंक्शन कर रहे हो। तो वो उसमें आपको बहुत क्रिटिकल, बहुत ध्यान से एंड थोड़ी हिम्मत रख के जो भी आप कहें आपको पूरा वर्क करना पड़ता है। तो दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग एंड इट वाज वर्थ डूइंग दैट। बहुत बढ़िया। तो ये आपका जो सर्विसेज था, इसमें सर्विसेज के बाद फिर कंटिन्यूटी आपका अभी जो, जैसे आप कमर्शियल पायलट भी हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट चूज किया, कैसे रहता है ये? हाँ, मैंने अपना फ़ौज छोड़ने के बाद मैंने अभी बाहर सिविल में अभी मैं हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहा हूँ, जो कि आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड एंड क्वाइट चैलेंजिंग एज वेल। तो कमर्शियल पायलट में क्या डायरेक्ट भी कोई जा सकता है, या जो आपका रिटायरमेंट के बाद आपकी जो क्वालिटी थी, आपकी जो एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पे ही लोग इसमें जा सकते हैं? अगर आपने कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, कोई बनना चाहता है बच्चा, ऑफ कोर्स हमने तो पहले गेन कर लिया एक्सपीरियंस, तो हाँ तो हम आ सके। अदरवाइज जो नॉर्मल बच्चा जाना चाहता है, देयर आर एग्जाम्स एज फार एज DGCA इज कंसर्न्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसके एग्जाम्स होते हैं। इनफैक्ट फौज से भी आने के बाद अगर मैंने सिविल में फ्लाइंग करनी है तो मुझे पहले उनके एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे। वो ही हमें लाइसेंस दे सकता है बाहर फ्लाइंग करने के लिए। मैं अगर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग अपना आर्मी में करता हूँ तो दैट डजंट गिव मी एनी लाइसेंस टू फ्लाई आउटसाइड एज वेल। ओके, अच्छा। टू फ्लाई आउटसाइड सिविल में फ्लाइंग करने के लिए मुझे सिविल का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको DGCA के एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं। तो जो भी नया बच्चा भी आना चाहता है, नया स्टूडेंट आके फ्लाइंग को एज अ करियर भी लेना चाहता है, तो उसको बाहर आके अपना एक तो उनके रिटन एग्ज़ाम्स पास करने पड़ेंगे, दूसरा मेडिकल एग्जाम्स होता है जो कि क्वाइट रेगुलरली होता है, तो वो भी उसको क्लियर करना होगा। एंड जैसे आपने क्लियर कर लिया तो एवरी ईयर दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, एवरी ईयर्स एंड एवरी 6 months, ठीक है, ये होता रहता। तो आपको हमेशा फिट रहना पड़ेगा, ये कंडीशन है। फिर तीसरा इसका भाग आता है फ्लाइंग ट्रेनिंग। तो इंडिया में बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं जहाँ पे जाके आप ये फ्लाइंग सीख सकते हैं। इंडिया में भी है और अब्रॉड भी है। अच्छा। तो लेकिन अगर आप अब्रॉड जाके आप सीखते हो, उसमें आपको इंडिया में आके फिर से आपको DGCA के एग्ज़ाम एंड
मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। आपकी जो वहाँ पे फ्लाइंग एक्सपीरियंस आपने जो वहाँ पे काउंट किया वो तो काउंट होगा, लेकिन जो एग्जाम्स, बिकॉज यहाँ के रेगुलेशंस, उस पे आना पड़ेगा। हाँ, यहाँ के रेगुलेशंस आपको सीखने पड़ेंगे कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ के सिस्टम से यहाँ सिस्टम में थोड़ा बहुत अंतर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, तो वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। यस, हम लोग अब एक ऐसे पड़ाव की तरफ चलते हैं। आप आर्मी मैन रहे हैं और आपका सोचने का, समझने का सिविलियन से थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग मानते हैं कि आपका। अब बात करते हैं जो करंट सिनेरियो चल रहा है, और अमेरिका, इज़राइल और ईरान का युद्ध भी चल रहा है, और एक जनरल ये है कि हम लोग न्यूज़ चैनल में जनरली देख रहे हैं कि क्या कैसे चल रहा है। डिफरेंट न्यूज़ चैनल डिफरेंट चीज़ें दिखाती हैं, समझाती हैं। तो ये जो चीज़ें करंट सिनेरियो चल रहा है, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है और इसका एंड कहाँ होगा, और इसको हम एक जनरल स्टूडेंट और जनरल जो लोग हैं वो कैसे इसको समझें। एक्चुअली ये बहुत मतलब कि एक लंबा सवाल, और इसका एक जवाब भी काफ़ी लंबा है जी। तो इसको हम थोड़े से भागों में हम डिवाइड कर सकते जी हैं। सर। पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति से, ठीक है, कि कैसे ये क्या है, बिगनिंग क्या है, कहाँ से ओरिजिन। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ रशिया और अमेरिका का, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह, ये हमेशा से रहा है, ठीक है। जो भी लड़ाई रही है दुनिया में जब से, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार देख लें, सभी उससे पहले भी, जब से भी दुनिया का एग्जिस्टेंस हुआ है, वॉर्स चली हैं, वॉर्स हमेशा सुप्रीमेसी के ऊपर चली है कि आई एम द सुपीरियर देन यू, ठीक है। अभी तो कंडीशंस बहुत 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 अच्छी हो गई हैं, इन द सेंस कि people are aware how things are happening, they can take decisions, they can move to a place, ये वो। पहले उतनी सहूलतें, उतनी नॉलेज, उतना पता नहीं होता था। तो जो ये लड़ाई ऑफ सुप्रीमेसी है, ठीक है, कि मेरे पास सब हो, जैसे अहंकार होता है ना, ठीक है, तो जिसके पास होता है तो वो एक तो अहंकार ही होता है, और वो फिर किसी और के पास वो आने नहीं दे, वो चाहता है कि सब कुछ मेरे पास रहे, मैं किसी को कुछ ना मैं ही हैंडल करूं पूरे वर्ल्ड को। बिल्कुल। तो ये शुरू होती है वहां से। जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ, पहले तो 2 भागों में डिवाइड हुआ, जिसमें इंडिया तो नॉन अलाइंड था कि हम किसी के साथ भी नहीं है। तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो अमेरिका ने धीरे धीरे अपने आप को सुपरमेसी लाने के लिए बाकी सारे कंट्रीज़ को दबाना शुरू किया। दबाने में सबसे पहले उसने रशिया को साइडलाइन किया, ब्रेक किया, उसके जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रशिया को ब्रेक किया। जो उसका ईस्टर्न यूरोप तक साम्राज्य था, साम्राज्य तो नहीं, मतलब जिसे आप कह रहे हैं पकड़ थी, उसको ढीला करता रहा, सो दैट उसका फुटहोल्ड बनता रहे। जब उसने इसके लिए अपनी नेटो फोर्सेस का भी ओरिजिन किया, बनाया ताकि उनको कंटेन करके रखा जा सके। अभी आप इसमें एक चीज देखिए, इसमें कोई भी लड़ाई जो है वो अमेरिकन सॉइल पे नहीं हो रही। सारा जो महकमा है यही यूरेशिया के लैंड मास के ऊपर हो रहा है। उस लैंड मास के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, जो होगा यहीं होगा। हाँ, जो हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है। वो इसी चीज को कंटेन कर रखा है, दूसरा आराम से बैठ के सिर्फ दूर से ही अपने चाले चल रहा है। और वो कहते हैं कि घर वालों से ना, बाहर वालों से थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए। जो वो कहते हैं किसी भी विवाद की जड़ जो है ना, वो बाहर वाला ही घर वाले के अंदर डालता है। घर वाले और घर वालों के अंदर नहीं होता है, बाहर वाला ही अंदर डालता है। तो यही काम वो कर रहा है, बाहर से आके भीतर वालों के अंदर एक कंफ्यूजन, एक उथल पुथल क्रिएट कर रहा है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। अभी इस सुपरमेसी के with the changing environment and changing world politics and all that, धीरे धीरे अभी हमने रियलाइजेशन शुरू हो गया कि
energy is the most important aspect as far as entire economy and entire world is concerned. तो एनर्जी में जो मेजर रोल अभी फिलहाल प्ले कर रहा है दैट इज द ऑयल. और ये सारी जो क्या जो इसको वेनेजुएला का अमेरिका का अटैक भी देख सकते हैं इसके साथ साथ. बिल्कुल 100%. जो वेनेजुएला है इट इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल. तो जो वेनेजुएला के साथ उसने किया है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. जो अमेरिका की अपनी रैंकिंग है वो मेरे ख्याल से 8th 9th और 10th रैंकिंग है एज फार एज ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस आर कंसर्न्ड. ठीक है, जिसमें वेनेजुएला फर्स्ट है एंड ईरान आई बिलीव इट इज द थर्ड वन. ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया फिर ईरान है. तो और मेजर जो ऑयल रिसोर्स वगैरह जो है वो मिडल ईस्ट में है. जिसमें मतलब कि अराउंड आप कह लीजिए वर्ल्ड का अबाउट 30 to 40% जो ऑयल रिजर्व है वो मिडल ईस्ट में है. तो पहले तो उसने उसको सॉफ्ट किया, उन सबको अपने जो यूरोप के पावर्स की थी उनको अपने साथ मिलाया, वीकन किया रशिया को, और इन यूरोपियन पावर्स को अपने साथ रखते हुए he kept on moving into this thing. In fact 1953 में जो ईरान का में जो कूप हुआ था US was instrumental in doing this. Otherwise उसकी भी एक सरकार चल रही थी जिसमें उनका प्राइम मिनिस्टर वाज इंटरेस्टेड कि जो ऑयल जो उनके ऑयल फील्ड्स वगैरह हैं, जो ऑयल प्रोडक्शन है उस पे जो कंट्रोल रहे वो ईरान का रहे. बट दिस वाज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ यूके एंड यूएस. तो उन्होंने उसमें कू किया, उसकी जगह फिर राजा को लाके बिठाए ताकि उनके इंटरेस्ट्स को ही बना रहे. अभी आप देखिए इसके साथ धीरे धीरे उन्होंने बढ़ते बढ़ते जितने भी सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने एक फिर टाई अप की कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे ऑयल के बदले. ठीक है, सऊदी अरेबिया भी और भी कंट्रीज को. यस, इट स्टार्टेड विद सऊदी अरेबिया. फिर धीरे धीरे उन्होंने सारे के सारे कंट्रीज को यूएईज इन सब कंट्रीज को धीरे धीरे उसने कवर अप कर दिया. अभी आप देखिए जो अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका कंट्री कहाँ पर है लोकेटेड, लेकिन उनके जितने भी युद्ध पोत वगैरह जो मिलिट्री बेसिस वगैरह हैं ऑल अराउंड इन खाड़ी देशों में है. वो सिर्फ इसलिए ताकि वो इसको रेगुलेट करें. इसमें इजराइल का भी हाथ है बिकॉज इजराइल की जो फाउंडेशन है, जो बिगनिंग है, वो भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है. उसमें एक पूरा का पूरा आपका पॉडकास्ट ही निकल जाएगा. लेकिन उसकी दिलचस्प कहानी में बिकॉज इजराइल को थोड़ा सा सर्वाइवल का रहता है हमेशा कि अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ तो कैसे सर्वाइव करेंगे, उसको एक डर बना रहता है हमेशा. इसीलिए उसको युद्ध मेरे ख्याल से लड़ना जरूरी हो जाता है उसका. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. इजराइल की लोकेशन ऐसा है क्योंकि वो चारों तरफ से जिन कंट्रीज से भरा हुआ है वो सारे जनरली एंटी इजराइल हैं. उसके एंटी हैं, जनरली एंटी इजराइल है बिकॉज उनको लगता है कि ये हमारी ज़मीन पर आके इसने अपना रह रहे हैं. अपना कंट्री बनाया है. तो इस कश्मकश में इजराइल वो इंसान है जो कि सबसे थोड़ा सा सबको थोड़ी शक की नज़र से देखता है. ठीक है, तो उसका ये रीज़न है कि शक की नज़र से वो सबको देखता है. बिकॉज अभी हुआ ये है कि लास्ट 2-3 डिकेड से थोड़ा फैनेटिसिज्म हैज़ इंक्रीज्ड. उस फैनेटिसिज्म के इंक्रीज होने से ओपनली पीपल हैव स्टार्टेड अगेंस्ट इजराइल के बोलना उन्होंने शुरू किया कि भाई इजराइल को हटाओ ये वो. तो ही इज़ वेरी स्केप्टिकल अबाउट कि बाकी ये कंट्रीज जो हैं वो मेरे साथ क्या कर सकते हैं. बिल्कुल. तो वो उनको डरा के रखना चाहता है अपनी माइट से कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं आप सबको पीछे रख सकता हूँ. और जो कि उसने शो भी किया है, कई वार्स में शो किया है कि भाई ही इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज उसकी सर्वाइवेबिलिटी इस पे है कि भाई उसने लड़ना है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
जो अमेरिका है, बिकॉज अमेरिका का उसके साथ काफ़ी दोस्ताना है, एंड अमेरिका अपने इंटरेस्ट्स देखता है इसमें। यस, बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए वो सपोर्ट करता है इजराइल को। अभी जितने भी आप देखिए, जितने भी मिसाइल्स चल रही हैं, जितने भी गोला बारूद एक्सचेंज हो रहा है, वो इधर इजराइल के ऊपर गिर रहा है या फिर ईरान या फिर जो जितने भी ये कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, उन्हीं के ऊपर हो रहा है। अमेरिका के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका के जो मिलिट्री पॉइंट बने हुए हैं अदर कंट्रीज में, वहाँ पर भी वो शायद बिल्कुल वहाँ पे उसने अपने वो मिसाइल्स वगैरह उसने अपने दागे हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ वॉर ऑफ ऑयल एंड टू कंट्रोल दिस ऑयल। जो चीज़ें अभी चल रही है, और ऑयल के साथ साथ गैस का भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और इंडिया का अगर इसमें थोड़ा सा बात करें कि इंडिया में एक ऐसी लीडरशिप आई है जो करंट सिनेरियो को बैलेंस करके भी चल रहा है। वो अमेरिका इजराइल को भी साथ लेके चल रहा है, और मिडिल ईस्ट के कंट्री के साथ भी उसका रिलेशन अच्छा है, और अपने कुछ ऐसे फंसे हुए काम भी वो निकाल लेता है। और इंडिया में लोग मान के चल रहे थे कि आयल के बारे में बहुत सारा पैनिक चीज़ें आएंगी, लेकिन उसको भी कंट्रोल करके रख रहे हैं। तो इंडिया की लीडरशिप के बारे में और ये करंट सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से जिस तरह से इंडियन लीडरशिप इसको हैंडल कर रही है, ये काबिले तारीफ़ है, बहुत काबिले तारीफ़ है। बिकॉज जिस तरह की सिचुएशन बाकी कंट्रीज़ में क्रिएट हो गई हैं, जिसको हम वो नहीं कंट्रोल कर पाए हैं, ये वाली गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रही है। एंड अच्छी बात इस गवर्नमेंट की ये है कि इसका जो विज़न है, विज़न काफ़ी अच्छा है, क्लियर है कि और दूर की सोचते हैं ये। अभी आप देखिए कि एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर हमने काफ़ी पहले से काम करना शुरू कर दिया है। हमने काफ़ी पहले से काम शुरू कर दिया है, जिसमें हम सोलर, विंड, ठीक है, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन हाइड्रोजन, ये सारे फ्यूल्स के ऊपर, ईवी, ये सारे के ऊपर हमने काम शुरू ऑलरेडी कर दिया है, प्रायर टू इनफैक्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कमिंग, बिकॉज वी हैव रियलाइज्ड कि इस तरह की सिचुएशन कभी भी आ सकती है। ऊपर से ऑफ कोर्स जो हमारी डिप्लोमेसी है उसको भी सैल्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह से दे हैव बीन एबल टू टेक आउट आवर शिप्स फ्रॉम दैट रीजन, जबकि बाकी सब नहीं कर पाए हैं, इट इज़ आल्सो अ कमेंडेबल। इट मीन्स कि जो डिप्लोमेसी है वो हर लेवल पे, हर जगह पे, हर कंट्री के साथ उस लेवल तक है कि दे कैन गेट देयर वर्क डन। हमने ये पुराने जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं अभी तक, जो भी, जैसे अफगानिस्तान से भी हमने निकाले, हर जगह से हमने देखा है कि जब भी यूक्रेन से निकाले, तो जब भी हमको इस तरह का मौका आता है, वी आर गुड विद, हम सबके गुड बुक्स में सुरक्षित निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनफैक्ट ये जो पॉलिसी चेंज हुआ है हमारा फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू अभी ये, तो ये जो चेंज, जो ड्रास्टिक चेंज जो हमारे में आया है, जो हमारा आउटलुक चेंज हुआ है, जो हमने बाकी कंट्री के साथ अपना संबंध में जो चेंज आया है, जिसमें हमने अपने नेशन को फर्स्ट रखा है, अपने आप को सबसे आगे रखा है, तो दिस शोज हमारे देश की जो ये जो अभी जो चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि अभी कभी कभी ये होता है कि ये युद्ध लास्ट स्टेज है, ख़त्म होने वाला, फिर लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा अटैक एकाएक आ गया, फिर से ईरान के ऊपर किया, ईरान ने उसके अगेंस्ट भी किया। इसका एंड कहाँ पे जाएगा, कहाँ ख़त्म होगी ये चीज़ें? ऐसा क्या, मतलब हम लोग इसको कहाँ से देखें? अभी अगर आप मेरे से पूछा जाए, मुझे अभी इसका नियर फ्यूचर में कोई एंड नज़र नहीं आता है। ऑफ कोर्स अभी जो यूएस की सरकार है वो अभी इस तरह से फंस गई है कि वो ना निकल पा रही है, ना कुछ आगे कर पा रही है, क्योंकि उनके ऊपर जो दबाव उनकी अपनी पर्सनल उनकी कंट्री का भी बहुत है। जो उनके नेटो एलाइज थे, उन्होंने भी अभी उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया है, बिकॉज उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं है।
उनको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। पहले तो वो रिजीम चेंज कर रहे थे, लेकिन अभी आप देखो उन्होंने खुद ही अपने खुद के मिलिट्री लीडरशिप इतनी चेंज कर दी है। जो हम पहले सिनेरियोज देखते थे कि ऊपर से ये रिजॉल्व ऑफ अ कंट्री भी बहुत डिपेंड करता है कि कंट्री का खुद का रिजॉल्व क्या है, जो कि ईरान ने दिखाया है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक वॉर का एक तरीका होता था। आप पहले जैसे इराक में इन्होंने किया, एक पहले एयर सुप्रीमेसी दिखाई, उसमें एयर में जब ये सुप्रीमेसी आ गए तब वो कहीं पे भी कोई भी अपना बम गिरा सकते थे, ये कर सकते थे। वो जो चीज़ है वो अभी ईरान के साथ ये करने में असफल रहे हैं। ऊपर से जो इनके इतने महंगे और एक्सपेंसिव वेपन्स वगैरह जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, और जो पहले ये लोगों का मानना था कि जितना एक्सपेंसिव वेपन होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एज वेल एज उतना ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव होगा, वो इस लड़ाई में ख़त्म हो गया वो परसेप्शन। अभी क्योंकि ईरान ने जो ड्रोन्स शुरू किए हैं जो कि ज़्यादा सस्ते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उनके जो उन्होंने एयर एनवेलप अपना ये बना रखा है उसको भेद पाए हैं। दे आर एबल टू डिस्ट्रॉय देयर एंड अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ईरान इज़ आल्सो एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। तो ये दर्शाता है कि जो हमने ये बहुत सोच रखा था कि इनके पास ये वाले बॉम्बर्स हैं, वो वाले बॉम्बर्स हैं, तो अभी जो शिफ्ट आ गया है सोच में कि लड़ाई का भी तरीका क्या होगा। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि परसेप्शन था कि अमेरिका है और कितने दिन टिकेगा ईरान, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो में दिख रहा है कि नहीं, ऐसा वो उनको दे सकता है टक्कर, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल अभी किसी भी कंट्री को आप उस लाइटली ले नहीं सकते, ठीक है। एंड देयर आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड आप कह लीजिए सस्ती चीज़ें ऐसे हैं, आप उसी ऑब्जेक्टिव को इतना महंगा करके नहीं, आप सस्ते में भी उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। ठीक है, जो अमेरिका ने एक अपना शील्ड बना रखा था कि मेरा शील्ड है इस पूरे उसके ऊपर, अभी वो थोड़ा ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अभी जो वो कॉन्फिडेंस लोगों को था वो भी अभी थोड़ा उनका चरमराता हुआ नज़र आ रहा है। अभी थोड़ा सा इंडिया के उसमें अगर देखें तो इंडिया में धुरंधर ने धूम मचा रखी है, और सभी जो स्टूडेंट हों या इंडियन सिटीजन जो भी हैं, जो भी इस फिल्म को देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो इंडिया के अगेंस्ट लोग काम करते रहे हैं टाइम के साथ, और बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें आ रही हैं, और जो चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाती है उसको रियलिटी से हम कैसे देखें, एज ए आपका क्या इसमें है, जो चीज़ें हमने देखी है धुरंधर में, और रियल क्या ऐसा है? देखो जो फिल्म्स बनती हैं, उसका रियलिटी से कहीं तो कोई टच होता है। ठीक है, अच्छा। और जो भी फिल्म बनती है वो हर इंसान की खुद की सोच है। अगर मैं जैसे सोचता हूँ, मैं अपने हिसाब से जो फिल्म बनेगी वो मेरे हिसाब से जो जैसा सोचता है उसका सोच का है। और जब हम एक ज़िंदगी में एक जीते हैं तो हम उन मोमेंट्स को देख चुके होते हैं और जी चुके होते हैं, देख रहे होते हैं। ठीक है, वही हम उसको ला सकते हैं। ठीक है, और जो आम जनता है वो उसको उसके साथ कोरिलेट तभी कर सकती है जब वो देखती है कि हाँ ये चल रहा है। ठीक है, तो जब आप जैसे धुरंधर कह रहे हैं, यस, कुछ एक चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रियल इफेक्ट कर रही थी। हाँ बिल्कुल, चाहे नोटबंदी का रीजन उसमें दिखाई दिया कि जो आतंकवादी थे उनका नोट, जो नकली नोट का भारत में आना, और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो दिख रही है, और लोग फील भी कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि नेबर कंट्री को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो ये सारी चीज़ें हैं ऐसे करके उसको मात तो दे सकते हैं। बिल्कुल। किसी भी वॉर में प्रोपेगेंडा इज अ वेरी बिग वेपन।
अभी वो जो प्रोपेगेंडा के जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी सोसाइटी में कहाँ तक आए हुए हैं, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको हैंडल करना, इट इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। उनको हैंडल करना के लिए एक जो आपका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ठीक है, वो भी बहुत स्ट्रांग होना है। और अगर कोई मीडिया से आपको दबा रहा है तो आपको मीडिया से ही उसको जवाब देना चाहिए, बिल्कुल, जो कि प्रॉब्ली दिस फिल्म हैज। एक रियल स्पाई जो काम करता है अदर कंट्री के में जा कर के और जो फिल्मों में दिखाया जाता है, वहाँ कहीं सिमिलरिटी है क्या? देखो मैं तो सिर्फ इतना ही आपको कह सकता हूँ कि जो ये कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, ऑफ कोर्स ये होते हैं, ठीक है, एंड प्रॉब्ली इजराइल इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वो जिनका उनका मोसाद का जो वो है, वो इट इज़ उनकी कहानियाँ जो निकल के आई हैं कि वो छोड़ते नहीं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हर कंट्री अब से नहीं, समय मतलब कि कब से चलता आया है, ये करते रहे हैं और ये करते रहेंगे, ठीक है। आप तभी अपने आप को स्ट्रांगली एक जगह रख सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, जब आप दूसरे को वीक करो, दुश्मन को, ठीक है, के बारे में जाने, दुश्मन के बारे में आप अच्छे से जान सको, तभी आप उसको हिट कर सकोगे। अगर आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं है तो आपके पास जितना मर्जी बड़ा आर्सेनल हो, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम कि मैंने कहाँ पे हिट करना है, तो फिर आप वो जो आपने रखा हुआ है, आप इतना सारा गोला बारूद, उसका रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो इंटेलिजेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर देश के पास अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है, अपने अपने लोग होते हैं जो की जगह पर होते हैं, एंड टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। ये जो एयर स्ट्राइक होती है अदर कंट्री में, हमारी जो चीज़ें हैं हम अपनी पॉलिसी वाइज करते हैं, ज़रूरी भी हो जाता है बहुत बार। एयर स्ट्राइक में जो मूवी में हम जनरली सिविलियन देख लेते हैं, लेकिन रियल में उसको जा कर के किसी कंट्री में करना और रिटर्न आना और कितना चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या है। आप तो उसी फील्ड से रहे हैं। नहीं, ये तो मतलब कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज, ठीक है, इसमें बहुत बहादुरी की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपको मालूम है कि आपने मौत के मुंह में जा रहे हो, तो ये तो कोई इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि इसमें आपको बहुत करेज की ज़रूरत होती है, बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। बिकॉज जब आप कोई भी इस तरह के ऑपरेशंस प्लान करते हैं तो आप नहीं चाहते कि आपकी कोई कैजुअलिटी हो, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आपका जो वो प्लानिंग, वो हर एक स्टेज में हर एक जो इन्फॉर्मेशन आपको वो मिली हुई है, वो क्या कितनी सटीक है, उसके ऊपर कितना एनालिसिस किया गया है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और ये वाला जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा कि आज हमने कर दिया, नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है और ये चलता रहेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा रिफाइन ही करते रहते हैं और इसको दैट इज़ द वे अ वॉर हैपन्स। अभी जैसे हमको जब भी वॉर होती है तो नई चीज़ें पता चलती है कि हाँ ये इफ़ेक्टिव है, ये चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हम धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं और अपना होराइजन को जो है मोर ओपन करते रहते हैं कि ये वाले इश्यूज़ को देखेंगे तो कैसे करना है। तो हमारे डिफरेंट वो होते हैं, लोग होते हैं जो कि इन जो नए नए थिंग्स इवॉल्व हो रही हैं उसके ऊपर वी कीप ऑन वर्किंग। सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ये बड़ा डिसीजन लिया जाता होगा। बिल्कुल 100%। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ बातें की और पूरा करंट सिनेरियो को समझने का प्रयास किया, और इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर अब बात करें तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने बात किया कि हाँ ये अभी इंडिया का जो बहुत बार ऐसा सुनाई देता है कि वो साइलेंटली सारा वो डिसीजन ले रहा है, उसकी अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, और बहुत बार अपोजिशन का ये होता है कि इंडिया अभी इमीडिएट नहीं बोल रहा है या चीज़ें हैं, तो वो क्या उसका डिप्लोमेटिक पार्ट होता है या कैसे इसको हम देखें ऐसे जनरल? इट इज़ ऑल डिप्लोमेसी, ठीक है। किसी की उसके ऊपर आप एकदम जल्दबाजी में किसी के ऊपर रिएक्ट करना, वो करना, वो मेरे ख्याल से ओवरडू हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप
किसी चीज़ के ऊपर पूरा सोच विचार करके कि जो आपके बेनिफिट में है आप उसकी तरह एक्शन कीजिए, क्योंकि जो भी डिसीज़न या फिर कोई भी चीज़ जल्दबाजी में जो की जाती है ना वो कभी कभी उल्टा पड़ हो जाती है, उल्टा पड़ जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर आगे भी इस पे बात करेंगे और आपने सारी बातें बहुत अच्छे से रखी। तो आज हम लोग यहीं पर पॉडकास्ट को स्टॉप करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम लोग आगे बात करेंगे इस पे। जी, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।